नमस्कार सभी बच्चों से। मैं आज आपको आरोह का पद्यांश उषा पाठ 6 आपको समझाना चाह रही हूँ, जिसके कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह इसके कवि हैं। मैं इनका आपको बहुत संक्षिप्त में जीवन परिचय बता रही हूँ। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान था देहरादून उत्तराखंड, जहाँ पर इनका जन्म स्थान है। और इनकी शिक्षा क्या थी? 1928 में इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी और 1931 में इनने इंटर की परीक्षा पास की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कितनी थी? किसने पास, अपने बात बोलेगी, कहानी, माया, नया साहित्य और मनोहर कहानियाँ, ये और बहुत भी संपादक से ये जुड़े हुए थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हिंदी और उर्दू में कोश का भी संपादन किया हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन 1993 में इनका निधन हुआ था। इस प्रकार मैंने आपको बिल्कुल संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय बताया है। इस पद्यांश में कवि ने क्या किया है? भोरकालीन सौंदर्य का बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन किया हुआ है। कैसा वर्णन? जब सूरज निकलता है उस समय का भी वर्णन किया है और सूर्य अस्त होता है उस समय का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसमें 2 तरह से बताया है कवि ने कि गांव की स्त्रियां किस प्रकार से अपने चौके को लीपती हैं, चूल्हे को लीपती हैं, तो उस समय का कैसा वातावरण लगता है। इसमें कवि ने भी उसी प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि हमारी प्रकृति भी कैसे अलग अलग विविध प्रकार के रंग रूप बदलती है। और उसमें क्या है? उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मैं आपको पहले इसमें पद्यांश पढ़ूंगी, उसके बाद आपको इसके शब्दकोश बताऊंगी, उसके बाद आपको इसका सरलार्थ समझाऊंगी। पहला है बेटा, प्रातः नभ था बहुत कीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। अब इसमें मैं आपको इसका शब्दकोश बता रही हूँ। भोर यानी सवेरा, जो सूरज निकलता है उसके पहले जो सुबह का समय रहता है उसको कहते हैं भोर। दूसरा है नभ, नभ यानी आकाश, नभ यानी आकाश। चौका यानी रसोई बनाने का स्थान, जहाँ पर गांव की स्त्रियां क्या करती हैं? सुबह उठती हैं, सबसे पहले क्या करती हैं? वो अपने चौके को लीपती हैं, गोबर से या छुरी से लीप कर चूल्हे अपना जो चूल्हा है उसको लीपती है। उसके बाद में स्नान ध्यान करके भी खाना बनाती हैं। तो यहाँ पर भी जो आकाश का वर्णन किया है वो चौके का ही उपमा दी गई हुई है। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। अब इसका मैं आपको सलाह समझा रही हूँ। कभी प्रातः काल आकाश का रंग गहरा नीला था, शंख के समान गहरा। उन्होंने किसकी उपमा दी है? यहाँ पर नीले आकाश की शंख की उपमा दी है। कि कवि क्या कह रहा है? कवि कहना चाह रहा है कि प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला था, शंख के समान गहरा नीला। यहाँ पर आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है। अब उसके बाद भोर हुई। उसके बाद क्या हुई? भोर हुई। भोर मतलब सुबह का समय शुरुआत हुई। राख से लिपा हुआ चौका। अब भोर के समय क्या करती हैं? सब स्त्रियां क्या करती हैं? गाँव में अपने चौके को लिपती है ना। उसी प्रकार यहाँ कवि भी ये कहना चाह रहा है कि जो नीला रंग था वो थोड़ा क्या हो गया? वातावरण में नमी सी दिखने लगी। धीरे धीरे आकाश की जो कालीमा की क्या होती है? समाप्त होती है और सूरज निकल आता है धीरे धीरे, तो उसकी क्या होती है? नमी दिखाई देने लगी। वही कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि भोर के समय नीला रंग तो थोड़ा मंद पड़ गया और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी।
ऐसा लगा मानो आकाश न हो बल्कि राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका हो। कवि क्या कह रहा है? ऐसा लगता है मानो कोई, ये क्या है, आकाश की नमी नहीं है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई गीला चौका हो। नमी के कारण गीलापन था और रंग राख सा गहरा था। कवि क्या कह रहा है? नमी के कारण नीलापन था और रंग राख सा गहरा दिखाई दे रहा था। इसमें कवि ने पूरा प्रकृति का वर्णन बताया है। इसमें आपको मैं प्रश्न भी बता सकती हूँ। पहला प्रश्न आपका होगा कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है। तीसरा प्रश्न होगा आपका भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। अगला प्रश्न होगा चौके के गीले होने का क्या अर्थ है। इस प्रकार आपके पहले पद के 4 क्वेश्चन बनते हैं। आप इन चारों के आंसर भी लिखेंगे। अगला मैं आपको समझा रही हूँ। दूसरा पद है आपका बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब यहाँ पर फिर प्रकृति का वर्णन किया है कवि ने क्या दर्शाया, क्या बताया है कि सुबह के समय तो भोर हुई, सूरज धीरे 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 क्या होता है ऊपर आकाश में आता है और जब सूरज निकलता है बेटा उस समय क्या होता है चारों ओर लालिमा छा जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे किसी ने काली स्लेट के ऊपर लाल केसर घोल दी हो, ऐसा कवि ने वर्णन किया है। अब यहाँ सिलिया ने जो आपने देखा होगा जिसमें आजकल हरे धनिया की चटनी वगैरह पीसते हैं उसको कहते हैं सिल, है ना। तो यहाँ सिल किसको माना है आकाश को। तो यहाँ सिल का होगा मसाला पीसने वाला पत्थर। अब केसर यानी फूल का सुगंधित धातु केसर होती है। आपने केसर अधिकांश कहाँ मिलती है कश्मीर में। कश्मीर में सबसे ज्यादा पैदावार केसर की होती है। तो एक छोटे छोटे से पौधे होते हैं जिसमें नीले कलर का फूल आता है, सूखने पर वो केसर का रूप ले लेता है लाल कलर का, उसको कहते हैं केसर। बहुत काली सिर जरासी लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर कवि ने कितना सुंदर अपने शब्दों में प्रकृति का वर्णन किया है। कवि क्या कहना चाह रहा है कि भोर के झुटपुटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसा लगता है मानो बहुत काली सिर्फ थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। यहाँ कवि क्या कह रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल केसर से उसको धो दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि क्या कह रहा है, अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है। अंधेरा को क्या माना है यहाँ पर, काली स्लेट जैसा माना है कि अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत हो रहा है और सूरज की लाली केसर के समान। जो काले आकाश में जब सूरज निकलता है उसकी लाल किरणें पड़ती हैं तो उसको यहाँ क्या माना है, लाल केसर सा माना गया है। यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली चाक मिट्टी के समान दिखाई देती है। तो यहाँ पर काला आकाश स्लेट माना गया है और सूरज की लाल महिमा को क्या माना है, लाल केसर। इसमें इसका वर्णन किया है। आप इसका पहला प्रश्न आप वही लिखेंगे, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न आपका होगा काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं।
अगला क्वेश्चन होगा आपका, लाल केसर और लाल फड़िया चाट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन ओस और नमी को किस प्रकार चित्रित किया गया है? अब आपका अगला पद है बेटा, मैं पहले पढ़ के बता रही हूँ, इस पे शब्दकोश आपको समझाऊंगी, उसके बाद उसके सरलार्थ आपको समझाऊंगी। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ पर भी कवि ने गुणमय स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया है। किससे? प्रकृति से। कैसे? कि जिस प्रकार से गोरी स्त्री की देह झिलमिलाती है, उसी प्रकार से आकाश में जब श्वेत काया छा जाती है तो ऐसा ही उसका सौंदर्य दिखाई देता है। अब यह नील जल यानी नीले रंग का पानी, नील जल यानी नीले जल का पानी, गोर यानी गोरा, झिलमिल देह यानी चमकता हुआ शरीर, जादू यानी सौंदर्य या आकर्षण, सूर्योदय यानी सूरज का उगना। अब नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि का कहना है कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदर स्त्री की देह झिलमिला रही हो। अब अगला है, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, उषा का सूर्योदय हो रहा है। अब कुछ समय बाद जब सूरज उदित हो जाता है, तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है, प्रकृति के वन समाप्त हो जाते हैं। देखिए आपने प्रकृति के यहाँ पर 3 रंग देखे। जब लालिमा, जब सूरज नहीं निकलता तो आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, है ना। फिर जब सूरज धीरे धीरे निकलता है तो उसमें काले आकाश के अंदर क्या हो जाती है? लाल केसर की तरह लालिमा छा जाती है। उसके बाद फिर यहाँ किसका वर्णन किया है कि स्त्रियां अपने चौके को लीपती पोतती हैं, तो उसका कहाँ वर्णन किया है कवि ने कि आकाश में जब श्वेत काया छा जाती है, उसकी बूंदें नमी हो जाती है, तब आकाश हमको ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई नमी हो गई हो, जैसे गीला चौका पड़ा हुआ हो। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा वर्णन क्या किया है? जब सूरज पूरी तरह से आकाश में ऊपर आ जाता है, अपनी पूरी श्वेत काया छा जाती है सूरज की किरणों से, तब यहाँ पर एक सुंदर स्त्री की देह का वर्णन किया है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई गोरी स्त्री की देह यहाँ झिलमिला रही हो। इस प्रकार से कवि ने यहाँ वर्णन किया है। इस पूरे पद्यांश में बेटा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आपको मैंने तीनों पद के आपको सरलार्थ समझा दिए। अब इस पद का पहला प्रश्न होगा आपका, नीले जल में गोर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? दूसरा प्रश्न बनेगा आपका, नील जल द्वारा कवि प्रातः काल के किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है? अगला प्रश्न होगा, गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किस दृश्य से की गई है? अगला होगा, उषा का जादू टूटने का क्या आशय है? इस प्रकार आपके तीनों मैंने पद के अर्थ भी समझाए हैं, क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिए हैं। अब आप इसका
कैसे काव्यांश का आप किस प्रकार इसको हाँ, इस पद्यांश में बेटा आपको कौन कौन से अलंकार आए हैं मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। दूसरा है नील जल हो रहा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसमें भाषा चित्रात्मक है। इसमें भाषा क्या है? चित्रात्मक है। क्यों है? क्योंकि इससे पूरा प्रकृति का सौंदर्य बताया है। हम अपने चित्रों के माध्यम से भी हम इसको समझा सकते हैं। आंखों के सामने चित्र उभर आता है। जब हम इस पद्यांश को पढ़ेंगे और पूरा अपना एक दृश्य बना लेंगे कि कैसा इसमें वर्णन किया है, तो हमारी आंखों के सामने भी पूरी प्रकृति का वर्णन सामने आ जाएगा। इस प्रकार से इस कविता में बताया गया है। आपको इस कविता में अगर समझ में नहीं आया हो या कुछ परेशानी हो, क्लास वर्क में लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।